नेपाल में हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 51 पहुंच गया है। विरोध प्रदर्शन के 5वें दिन 17 मौतों की पुष्टि हुई है। इनमें गाजियाबाद की रहने वाली एक भारतीय महिला भी शामिल है। केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा को 48 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक अंतरिम प्रधानमंत्री तय नहीं हो सका है। ऐसे में नेपाल के अंदर अस्थिरता कायम है। नेपाल अभी आर्मी के भरोसे है। जेड क्रांति ने नेपाल में भयंकर उथल पुथल मचाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आज के नेपाल और पहले के नेपाल में क्या अंतर है, नेपाल से भारत के संबंध कैसे रहे हैं। इन सारी मुद्दों पर आगे डिटेल में बातचीत करेंगे। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। आइए अब विस्तार से इस खबर को आपको बताते हैं। नेपाल, जिसे अंग्रेजी हुकूमत भी गुलाम नहीं बना सका, जहां का गोरखा आर्मी अपनी ईमानदारी और साहस के लिए प्रसिद्ध था, विश्व में उदाहरण रूप में वहां के पहाड़ी गोरखा समाज का नाम लिया जाता था, जो नेपाल सनातन संस्कृति धर्म के लिए एक मात्र पूर्ण रूपेण हिंदू राष्ट्र था, जहां राजतंत्र होते हुए शांत तथा प्रसन्नचित्त होकर जनता राजा को भगवान मानते हुए जीवन यापन करता था। परंतु कम्युनिस्ट तथा माओवादी विचारक एवं उसका अत्याचार राज परिवार में नरसंहार कर राजतंत्र को हटाकर लोकतंत्र बहाल के नाम पर माओवादी सरकार बनाया। नेपाल जैसे शांति प्रिय हिंदू राष्ट्र को नरक बना दिया। तब वहां की जनता ने भी लोकतंत्र के नाम पर उस अत्याचारी का खुलकर समर्थन किया, परंतु उसका परिणाम एक दशक में ही सबको भुगतने तथा उग्र होने पर विवश कर दिया। आज वर्तमान में जो नेपाल की दशा है, सत्ता परिवर्तन के नाम पर जो हुआ, ऐसा विश्व के इतिहास में शायद पहली बार देखने को सुनने को मिला, जहां 48 घंटे के भीतर जनता ने ऐसा उग्र प्रदर्शन किया और वहां के राजनीतिकों को अपने जीवन की भीख मांगनी पड़ रही है। नेपाल की हालत को देखकर अन्य देशों की राजनेताओं को भी सीख लेनी चाहिए। करप्शन, घूसखोरी, लूट करने वालों की दशा जनता द्वारा ऐसी होगी जिसकी कल्पना भी वहां के राजनेता ने नहीं की होगी। नेपाल में कभी कभी हिंदू राष्ट्र की मांग किया जाता रहा है। यह हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं है, बल्कि यह नेपाल में एक बुराई को दूसरी और भी बड़ी बुराई से बदलने की एक भयावह योजना है। इसके पीछे कौन सी ताकतवर ताकतें हैं, आइए इसे सीधे तौर पर समझें। बारबरा फाउंडेशन, हालांकि विरोध प्रदर्शनों का सार्वजनिक चेहरा एनजीओ हामी नेपाल और उसके संस्थापक सुदाम गुरुङ हैं, लेकिन वह केवल एक कठपुतली हैं। उनके तार बारबरा फाउंडेशन द्वारा खींचे जाते हैं, जो हामी नेपाल को वित्तपोषित और समर्थन करता है। इस फाउंडेशन की शुरुआत अमेरिकी CIA एजेंट बारबरा एडम्स ने की थी, जिन्होंने 1960 के दशक में नेपाल के राजकुमार वसुंधरा राजा के छोटे भाई को मधु पास में फंसाया था और 1977 में उनकी मृत्यु तक नेपाल के शाही महल में उनकी रखैल बनकर रही। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें महल से बेदखल कर दिया गया। फिर वे अमेरिका वापस नहीं गई। इसके बजाय उन्होंने नेपाल में ही रहकर देश की राजनीति में दखलंदाजी करने का फैसला किया। राजशाही समाप्त होने और नवगठित नेपाल सरकार द्वारा उन्हें उनकी नेपाल विरोधी गतिविधियों के कारण देश से निर्वासित किए जाने के बाद भी उन्होंने देश छोड़ने से इनकार कर दिया। इसके बजाय वे अधिकारियों से छिपती रही और अपनी गुप्त गतिविधियां जारी रखी। बारबरा एडम्स का 2016 में निधन हो गया। डॉक्टर संदूक रुइत और वकील मोहना अंसारी बारबरा एडम्स की मृत्यु के बाद इन दोनों व्यक्तियों ने उनके फाउंडेशन को फिर से शुरू किया। संदूक रुइत नेपाल में गरीबों के लिए मोतियाबिंद की सर्जरी उपलब्ध कराने के अपने प्रयासों के लिए मैग्से पुरस्कार विजेता हैं। यह पुरस्कार आमतौर पर उन कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को दिया जाता है जो दान,
सामाजिक न्याय, मानवाधिकार आदि की आड़ में वामपंथी एजेंडा चलाते हैं। मोहना अंसारी नेपाल की पहली मुस्लिम महिला विधि स्नातक है। वह नेपाल में जिहादियों और आतंकवादियों के कानूनी अधिकारों के लिए लड़ती है। वह पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे वामपंथी गैर सरकारी संगठनों में काम करती थी और फिलिस्तीन आंदोलन से भी जुड़ी हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल को 2020 में भारत में अपनी गतिविधियां निलंबित करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जब उसके कार्यालयों पर सीबीआई ने छापेमारी की और अवैध विदेशी फंडिंग और एफसीआरए मानदंडों के उल्लंघन के लिए उसके बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। एमनेस्टी जैसे एनजीओ डीप स्टेट और यूरोपीय संघ के पंजे हैं। इनका इस्तेमाल भारत, नेपाल आदि जैसे विकासशील देशों में आतंकवादी और नक्सलियों के अधिकारों के लिए कानूनी रूप से लड़ने और ऐसे देशों की संरचना को कमजोर करने के लिए किया जहां हामी नेपाल बरबरा फाउंडेशन के कार्यालय से संचालित होता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत नेपाल सीमा पर हमारे मधुबनी जिला ब्यूरो हेड प्रदीप नायक लगातार इस घटना पर नज़र बनाए हुए हैं। जैसे इस खबर पर कोई नई जानकारी मिलती है फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।